लास्ट टाइम हमने किया था डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, और उन डिफेक्ट्स के कारण हमारे पास कंडक्टिविटी क्रिएट हुई सॉलिड्स के केस में। हम एक बार बेसिक बात ये जानते हैं, कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, उनकी कंडक्टिविटी के बेस पे। जिसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है उसको कहा जाता है कंडक्टर, और कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है दैट इज 10 to the power 7 per ohm per meter. This is the unit of conductivity. Basically conductivity, which is represented by symbol kappa, is inverse of resistivity rho. ठीक है। In those solids which have this order of conductivity are known as conductor. इसके बाद हमारे पास आते हैं इंसुलेटर। इसमें कंडक्टिविटी काफी लो होती है, जिसका ऑर्डर हमारे पास होता है 10 to the power -20 to 10 to the power -10 per ohm per meter। तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो गई है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर। तो इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो इन दोनों के बीच में होती है, यानी कि 10 to the power -6 से 10 to the power 4 per ohm per meter। तो ये हुए हमारे पास सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब सवाल ये उठता है कि ये जो यूनिट्स हमारे पास या वैल्यूज हमारे पास आ रही है ऐसी क्यों आ रही है। तो इसको समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बैंड गैप। जितना ज्यादा बैंड गैप होगा उतनी कम वैल्यू कंडक्टिविटी की होगी। इट इज जस्ट लाइक कि एक ब्लॉक है यहाँ पे, दूसरा ब्लॉक यहाँ पर है, और हमारे पास यहाँ पे कोई ह्यूमन प्रेजेंट है, उससे यहाँ से यहाँ जंप करना। तो जितने ये ब्लॉक क्लोज होंगे उतनी इजीली ये ह्यूमन जंप कर पाएगा एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है, उसे कंडक्टिविटी शो करने के लिए यहाँ पर जाना है। जितना ज्यादा ये पास में होगा उतनी जल्दी जा पाएगा ये, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो जब मेरे पास कंडक्टर्स होते हैं तो ये जो गैप है ये बहुत कम हो जाता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स ये गैप बहुत बढ़ जाता है, एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये गैप होता है इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप बट विद सम डिफिकल्टी, इसीलिए कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आती है, लो आती है। अब ये जानना है कि ये बैंड गैप होता क्या और कैसे बनता है, उसके लिए नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे बैंड गैप के बारे में। तो कैसे बनता है बैंड गैप वो देखना हमको एक बार। तो बैंड गैप समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और ये डायग्राम हमने किया था 11th क्लास में। एग्जांपल में लेता हूं लिथियम का, ठीक है। तो आई वांट टू फॉर्म Li2। बेसिकली क्या है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ ज्वाइंट है, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ प्रेजेंट है लाइक ए मेटलिक बॉन्ड, ठीक है। तो एक लिथियम यहाँ पे है, एक लिथियम यहाँ पे है, दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं। लिथियम का नंबर होता है 3, तो उसका EC बनता है 1s2 2s1। तो ये हुआ 1s2 है दोनों लिथियम का। नीचे वाला बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिल करेंगे, 2 नीचे 2 ऊपर, तो ये 1s फिल हो गए। इसे बोलेंगे सिग्मा 1s, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। जहां पर स्टार आता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। अब 1s के अलावा मेरे पास है यहाँ पे 2s, और 2s में 1 है, इसे भी ज्वाइन करेंगे। नीचे वाला बनेगा बॉन्डिंग, ऊपर वाला बनेगा एंटी बॉन्डिंग। इसे कहेंगे सिग्मा 2s, इसे कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दोनों के दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। समझे बात ये वाली सभी? ओके। अब
दो लिथियम जब जुड़े हैं तो नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऊपर वाले में नहीं है, तो ऊपर वाला एम्प्टी है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फिल्ड स्टेट से एम्प्टी स्टेट की तरफ, इसी से कंडक्शन क्रिएट होती है। मतलब कहने का पिक्टोरियल वे में ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इससे बॉन्डेड है और ये इससे बॉन्डेड है। अगर इससे कंडक्शन करनी है इलेक्ट्रॉन को, तो इससे इसकी बॉन्डिंग को तोड़ के दूसरे की तरफ जाना पड़ेगा, और जब बॉन्डिंग टूटती है तो उसे एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है। तो बॉन्डिंग तोड़ के इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। समझे बातें वाली? इसी से कंडक्शन क्रिएट होगा। तो जो ऑर्बिटल फुल्ड है उसे मैं कहता हूं वैलेंस बैंड, और जो एम्प्टी है उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। अभी तो ये बना है दो लिथियम से। मान लीजिए कि मेरे पास प्रेजेंट है n अमाउंट ऑफ लिथियम, तो n अमाउंट लिथियम से ये नीचे वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे हम वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला एम्प्टी पार्ट बनेगा इसे बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड की तरफ, और इसी वजह से कंडक्टिविटी क्रिएट होगी सॉलिड्स में। वैलेंस बैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी क्रिएट तब करते हैं जब वो फ्लो करते हैं, तो अगर जुड़े हुए हैं तो देयर इज नो कंडक्टिविटी। अगर उन्हें फ्लो करना है तो उसकी बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्डिंग कब टूटती है? इलेक्ट्रॉन गोज टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग, जिसे मैंने वैलेंस बैंड कहा है, जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे। और ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, जो ये गैप है, इसे हम कहते हैं बैंड गैप। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो लिथियम के जुड़ने से ऐसा बनता है। जब n लिथियम जुड़ेंगे तो देयर आर लोड्स ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, लोड्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जब बहुत सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जुड़ जाते हैं आपस में, उसको वैलेंस बैंड कहा गया है। और जब बहुत सारे एंटी बॉन्डिंग जुड़ेंगे उसे कहा गया है? कंडक्शन बैंड कहा गया है। तो बॉन्डिंग से मतलब वैलेंस बैंड से वो एंटी बॉन्डिंग मतलब कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, जिससे क्या बोलेंगे हम? कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है। और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये गैप है इसे कहते हैं बैंड गैप। तो जब मेरे पास कंडक्टर्स होंगे तो ये बैंड गैप स्मॉल होगा या ओवरलैप करेगा। तो अगर मैं इसको स्ट्रिप्स की फॉर्म में दिखाता हूं, तो मान लीजिए कि ये कंडक्शन बैंड है, एम्प्टी है, ये वैलेंस बैंड हो गया डैश वाला, दिस इज कंडक्टर। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नील है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये बन गया मेरे पास अब सेमीकंडक्टर। थोड़ा गैप बीच में आ गया है। और यही पर अगर मैं बात करता हूं इंसुलेटर के लिए, तो इंसुलेटर के लिए जो गैप है ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और दिस इज द बैंड गैप ऑफ इंसुलेटर। समझे बात ये? बोलो, दैट इज योर इंसुलेटर। ठीक है, ये बैंड गैप बढ़ता जाए तो कंडक्टिविटी लो होती जाए, उसे नोट कर लेंगे। सो अभी हमने बात करी बैंड गैप के बारे में, अब डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड उसकी कंडक्टिविटी के बारे में। सो वी हैव सम मेथड्स टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार हम। तो पहले मैं फिर से बनाता हूं बैंड गैप क्या है। तो ये एम्प्टी बैंड है जिसे मैं कंडक्शन बैंड कहता हूं, और यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है वैलेंस बैंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेरे पास। इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो यहां से यहां जंप करें,
और यहां से यहां जंप करने के लिए उन्हें ये बैरियर पार करना पड़ेगा। इस बैरियर की कुछ एनर्जी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है तो वो यहां से यहां जंप कर जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूं कि गैप भी कम हो जाए। इस मान लो कि सिलिकॉन है मेरे पास, तो सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, बट सिलिकॉन में कुछ ऐसा किया जाए कि कंडक्टिविटी फास्ट हो जाए, तो उस टर्म को हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, एक थी नेचुरल डोपिंग, जैसे आपने पढ़ा था इंप्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, वो इंप्योरिटी डिफेक्ट नेचुरल ही होता है। हम करेंगे अब सिंथेटिक डिफेक्ट, मैनुअली। तो एक सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम दूसरे ग्रुप के एटम्स को एंगेज करवाएंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे डोपिंग की। तो क्योंकि सिलिकॉन जो है वो 14th ग्रुप में आता है ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो 14 से पहले होता है 13th ग्रुप और 14 के बाद होता है 15th ग्रुप। इनके एलिमेंट्स की डोपिंग मैं करूंगा किस स्ट्रक्चर में, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सिलिकॉन के साथ मान लीजिए मेरे पास यहां प्रेजेंट है क्या मान सकते हैं, गैलियम ले लेते हैं यहां पे, और यहां पे मैं लेता हूं आर्सेनिक को। तो एक बार सिलिकॉन में गैलियम डोप करवाएंगे, एक बार डोप करवाएंगे आर्सेनिक को, और चेक करेंगे कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, ओके, एक बात फिर बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, उसे यहां से यहां जंप करना है इस गैप को पार करके। ठीक है, ओके, तो ये है मेरे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। सिलिकॉन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस होते हैं, तो मैं उसे भी शो कर रहा हूं यहां पे। ये डॉट्स शो करती है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेमीकंडक्टर है। अब अगर मैं इसमें एक सिलिकॉन को माइनस कर देता हूं और उसकी जगह में एक गैलियम को इंड्यूस कर देता हूं, तो गैलियम 13 ग्रुप में आता है और गैलियम के अराउंड होते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। समझे बात ये वाली? तो लेट्स से मैं इस सिलिकॉन को निकाल देता हूं, बाकी सिलिकॉन इंटैक्ट रहेंगे। एक सिलिकॉन की जगह पे मैं गैलियम को डाल देता हूं और बाकी सब जगह पे सिलिकॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन वही होंगे 4, इसके 3 होंगे बेसिकली। ठीक है, अब यहां पे एक होल बन गया। होल मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको होल कह दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, फिर यहां पे होल बन जाएगा, आगे वाला वहां जंप करेगा तो होल बनेगा, फिर जंप करेगा तो होल बनेगा। समझे बात नहीं वाली? तो एक्चुअली ट्रांसफर कौन हो रहा है? ट्रांसफर हमारा होल हो रहा है। होल हमारा यहां से आगे चला गया। देख पाए ना बात ये वाली, कि मान लो कि 10 बच्चे खड़े हैं, एक बच्चे को मैं निकाल देता हूं, तो बच्चा आगे गया, होल पीछे आ गया, फिर बच्चा आगे गया, होल पीछे आ गया, बच्चा आगे गया, होल पीछे आ गया। तो अगर मैं देखता हूं तो एक्चुअली मूव कौन कर रहा है? होल मूव कर रहा है आगे से पीछे की तरफ। समझे बात यहां पे? अब इलेक्ट्रॉन तो नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव का पी ले लो। ठीक है, तो जो ये सेमीकंडक्टर है इसे बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्शन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ होल, ये कहा जाता है, बट एक्चुअली में होल का ट्रांसफर कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन तो करवा रहा है ना, कि यहां पर होल था, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आया, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया ना, तो यहां पर होल बन गया। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से होल की मूवमेंट हो रही है, तो जब होल की मूवमेंट हो रही है इसे क्या कहा जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इस होल की मूवमेंट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
इस स्ट्रक्चर पे। तो देखते हैं, तो जब मैंने इसको पी टाइप बना दिया है तो क्या होगा। ये फिर से मेरा कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करना था, ठीक है। होल या पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाने से ये जो गैप है ये हल्का सा नीचे आ जाता है। अब इसे मैं कह देता हूं एक्सेप्टर लेवल। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप नहीं करना, उसे बस यहां से यहां जंप करना है, एंड देयर विल बी कंडक्शन। तो पहले जो गैप ये था E1, अब वो गैप क्या बन गया है E2। तो E2 गैप जो है वो छोटा हो गया E1 से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू मूव, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझे बात सभी वाले के नहीं? बोलो। तो पी टाइप क्यों कहा? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव होल ट्रांसफर। तो क्या बना हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब 14th ग्रुप में, ध्यान रखेंगे 14th ग्रुप के एलिमेंट में मैंने डोप किया किसको? 13th ग्रुप को। 14th ग्रुप में 13 डोप किया तो P बनेगा। अगर 13 में 14 क्या होता तो क्या बनता? वो भी देखिए क्या बनेगा। सेम नहीं है सेंटेंस सुना मेरा क्या बोल रहा हूं मैं। 14th ग्रुप में 13th को डाला और 13th ग्रुप में 14th को डाला, दोनों सेंटेंस डिफरेंट है यहां पे। तो दोनों में अलग अलग टाइप का सेमी कंडक्टर क्रिएट होगा। समझे बातें वाली कि नहीं? से नोट कर लेंगे। सो नेक्स्ट केस में हम डोपिंग करेंगे आर्सेनिक के सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। आर्सेनिक 15th ग्रुप में आता है, तो आर्सेनिक के अराउंड होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझे बातें वाली? तो मैं एक सिलिकॉन को रिमूव करके एक आर्सेनिक को ऐड करता हूं इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो मान लेते हैं कि मैं इसको ही रिमूव करता हूं फिर से, तो बाकी मेरे पास सिलिकॉन प्रेजेंट है और एक मेरे पास आर्सेनिक आ गया। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई यहां पे। पहले 4 थे, अब 5 आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस आने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव का n ले लो, तो ये बनेगा हमारे पास n टाइप सेमीकंडक्टर। और इस n टाइप कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी होल की नहीं, ठीक है। इस केस में कहीं भी होल नहीं बनेगा हमारा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही होगी यहां पे। समझे बातें वाली कि नहीं? तो इसमें एक डोनर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले 4 थे, अब 5 हो गए, तो एक डोनर बढ़ गया। तो अगर मैं इसी चीज को इस बैंड की फॉर्म में समझाना चाहता हूं और मैंने इसको अगर एन टाइप बना दिया है, तो ये है मेरा कंडक्शन बैंड और ये है मेरा वैलेंस बैंड। क्योंकि डोनर बढ़ गया है तो यहां पे एक लेवल क्रिएट हो जाएगा जिसको मैं कहूंगा डोनर लेवल। इलेक्ट्रॉन जो पहले यहां से यहां जाना चाहिए था, अब वो सिर्फ यहां से यहां जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये होगा। अगर इसे मैं E1 कहता हूं तो ये वाला गैप हो जाएगा E2, फिर से E2 क्या हो गया? लेस देन E1। एनर्जी कम हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब मैं 14th ग्रुप में 15th ग्रुप को डोप कर देता हूं, 14th में 15th को डोप किया तो N टाइप बन। अब फिर से आते सेंटेंस के खेल में, 13th में 14th को डोप करेंगे तो क्या बनेगा? N टाइप। 14th में 13th को डोप करेंगे तो P टाइप। एक लो वैलेंसी वाले में हाई वैलेंसी का डाल देंगे तो N टाइप, और हाई वैलेंसी में डाल देंगे लो वैलेंसी का तो P टाइप। उसी तरह अगर मैं 15th में 14th को डोप कर देता हूं तो क्या बनेगा? P टाइप। समझे बातें वाली कि नहीं है? तो लो वैलेंसी में जब हाई वैलेंसी का जाएगा तो N टाइप, हाई में लो जाएगा तो P टाइप। ऐसा सवाल बोर्ड में आता है,
ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज करने के बाद हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही आती है। इलेक्ट्रॉन का मोशन इन एन एटम दो तरह का होता है, एक होता है स्पिन मोशन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन। दोनों मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है, ये हो गया एटम का ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन का स्पिन डायरेक्शन। मान लेते हैं यहां से, या तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, रूल लगाते हैं, कौन से वाला, राइट हैंड थंब रूल। तो इसके मोशन की तरफ फिंगर को कर्ल कर लेंगे, जो थंब होगा दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। समझे बात ये वाली? तो जब इसमें हम फिंगर कर्ल करते हैं तो इसका मोशन कुछ ऐसा आकर थंब ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहां पर है, ऊपर की तरफ। बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इतनी सी बात है भाई। तो ये स्पिन के कारण हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं इसका रेवोल्यूशन भी ऐसा ही है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से फिंगर कर्ल करेंगे तो ऊपर की तरफ क्या बनेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट। इसको बोलेंगे म्यू एस, इसको बोलेंगे म्यू एल। दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे बात ये वाली? तो जो म्यू एस होता है ना, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है म्यू एल से, बहुत बड़ा होता है। तो हम म्यू एल को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, इन सम केसेस। सम केस कौन से है कि अगर मेरे पास डीप लो के एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं मेरे पास, डीप लो के एलिमेंट्स, तो डीप लो के एलिमेंट्स में म्यू एल कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि बहुत स्मॉल होता है और मोस्टली कंट्रीब्यूशन म्यू एस का होता है। म्यू एस क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर मेरे पास कोई एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट में म्यू एल को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, एंड दैट सिग्निफिकेंट वैल्यू मस्ट बी एडेड इनटू म्यू एस, सो आई विल गेट कंप्लीट मैग्नेटिक मूवमेंट। समझे बात ये वाली? और इसी मैग्नेटिक मूवमेंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास पढ़ेंगे 5 तरह की, और 5 तरह की प्रॉपर्टीज में इसी मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात की जाए। अब एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, जो डायरेक्शन है ना, इसको मैं एरो की फॉर्म में दिखा देता हूं। तो अब एरो का मतलब है मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ है, डाउन मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ है। इसको मैं डोमेन कह रहा हूं यहां पे। तो आई एम चेंजिंग इट, आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्ड इन मैग्नेटिक मूवमेंट्स को डोमेन कह देता हूं। ठीक है, समझे बात ये वाली? तो अब से हम सिर्फ क्या बोलेंगे, डोमेन्स बोलेंगे। सो डोमेन्स की डायरेक्शन के बेसिस पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझाएंगे। क्लियर? नोट कर लेंगे इसको। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से हमारे पास क्रिएट होता है मैग्नेटिज्म, और हम पढ़ेंगे 5 तरह का मैग्नेटिज्म, जिसको हम समझेंगे डोमेन्स की डायरेक्शन के बेसिस पे। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं म्यू एस के बारे में, इसके बारे में म्यू एस के बारे में। म्यू एस पता ना क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर वो मैग्नेटिक मूवमेंट पेयर हुए, ठीक है, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर पेयर्ड, यानी कि अगर डोमेन्स हमारी पेयर्ड है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब दे हैव अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट और अपोजिट डोमेन्स, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक।
से मान लीजिए कि ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो प्रेजेंट है, एक का स्पिन है क्लॉकवाइज, एक का क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हुआ मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और ये हो गया क्लॉकवाइज स्पिन। एंटी क्लॉकवाइज के लिए डोमेन ऊपर है और क्लॉकवाइज के डोमेन नीचे है। सो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल आउट और उससे जो हमें मैग्नेटिज्म मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड डायामैग्नेटिक। अब ध्यान देने की बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होने चाहिए। दे शुड नॉट बी अनपेयर्ड, दे शुड बी पेयर्ड। सो डोमेन्स मस्ट बी पेयर्ड, तब हमें क्या मिलेगा डायामैग्नेटिक। एग्जाम्पल क्या है इसका, N2, S2, Cl2 एटसेट्रा। तो ये सब मेरे पास एग्जाम्पल है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक में डोमेन्स अनपेयर्ड रहेंगी विद रैंडम अलाइनमेंट। व्हाट इज रैंडम अलाइनमेंट? मान लो कि एक डोमेन ऐसी है तो एक ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, एक नीचे हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम अलाइनमेंट। सभी अनपेयर्ड है बट अलाइनमेंट कैसा है इसका, रैंडम है। सो इस वजह से जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा उसे बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, इन फिजिक्स सेंस diamagnetic substances are repelled by magnetic field. These are weakly attracted by magnetic field. Attract होंगे but weakly होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि इनकी डोमेन्स रैंडमली अरेंज्ड है, इनका रिजल्टेंट छोटा आता है। समझे बात वाली कि नहीं? वेक्टर क्वांटिटी है ये, बिकॉज इट डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है हमारे पास, रिजल्टेंट आता है, और इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, स्मॉल आता है। इसलिए ये वीकली अट्रैक्टेड है, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। एग्जांपल कौन से होंगे हमारे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, N2 नेगेटिव एटसेट्रा। ये सब मेरे पास एग्जांपल है किसके, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज के। अब करते फेरो क्या होता है। फेरो में भी डोमेन्स अनपेयर्ड होती है। ठीक है, सो डोमेन्स अनपेयर्ड होंगी बट दे आर परफेक्टली अलाइंड। मतलब अगर एक इस तरह है तो बाकी सब भी इस तरह ही होंगी। अगर एक इस तरह है तो बाकी सब भी इस तरह ही होंगी। इसे बोलेंगे परफेक्ट अलाइनमेंट। तो इस परफेक्ट अलाइनमेंट में रिजल्टेंट ज्यादा है कि कम है, ज्यादा होगा ना। अगर सभी का फेस ऊपर की तरफ है रिजल्टेंट विल बी अप विद हाई वैल्यू। मुझे बात नहीं वाली, तो रिजल्टेंट इसका हाई है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हाई है, तो दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल कौन सा है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एंड व्हाट नॉट। जितनी भी हमारे पास मेटल्स है दे कैन बिकम फेरोमैग्नेटिक। बट ये अलाइनमेंट परफेक्ट कैसे हुआ, तो यू टेक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टर दैट लॉन्ग टाइम देयर अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स विल बी परफेक्टली ऑर्डर्ड। ठीक है, अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर। दोबारा बोल रहा हूं, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, उसके डोमेन्स का अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाएगा अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर। अगर वो टेम्परेचर क्रॉस हो गया तो फेरो बिकम्स पैरा अगेन। समझे बातें वाली कि नहीं? तो क्या कह रहा हूं, मेरे पास एक सब्सटेंस पैरा है,
पैरा को मैंने प्लेस कर दिया किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या बन गया ये, फेरो बन गया। अप टू सर्टेन टेम्परेचर, और इस सर्टेन टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अगर मैं इस फेरो सब्सटेंस को क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर की वैल्यू प्रोवाइड करवा देता हूं तो ये वापस से क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। तो यहां पे मैंने टेम्परेचर दिया और ये टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा, वापस से पैरा बन जाएगा। तो मान लो मेरे पास आयरन है, तो आयरन को अगर मैं 1033 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देता हूं तो जो आयरन का पीस पहले मैग्नेट था वो हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक। सिमिलरली मेरे पास निकल है और निकल को अगर मैं 630 केल्विन टेम्परेचर भी दे देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। So to that temperature they will be ferro, above that temperature they will be paramagnetic। So क्या बोलेंगे हम, क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी फेरो के बारे में। So उससे पहले let me write what is Curie temperature by definition। So it is the temperature above which, तो उससे ऊपर होगा ना, above which a ferromagnetic substance becomes paramagnetic। ये हमारा है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंटी फेरो के बारे में। एंटी फेरो में फेरो का अपोजिट, फेरो में क्या था, परफेक्ट पैरेलल अलाइनमेंट, परफेक्ट पैरेलल अलाइनमेंट, वो सभी क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। एंटी फेरो में परफेक्ट एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। तो अगर एक ऊपर है एक नीचे होगा, दो ऊपर है तो दो नीचे होंगे, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। जितनी डोमेन्स ऊपर उतनी डोमेन्स नीचे। बट ध्यान रहे द डोमेन्स आर अगेन अनपेयर्ड। डोमेन्स पेयर सिर्फ इसमें होती है डायमैग्नेटिक में। एंटी फेरो में डोमेन्स क्या रहेंगी, अनपेयर्ड रहेंगी। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट स्टिल बी जीरो ऑब्वियसली, बिकॉज़ सभी एंटी पैरेलल है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एंटी फेरोमैग्नेटिक। समझे बात। एग्जांपल हमारे पास इसमें आ जाता है मैंगनीज ऑक्साइड। तो मैंगनीज ऑक्साइड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यू कांट मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ दैट। समझे बात ये वाली सभी, बोलो। ओके, एंटी फेरो के बाद हमारे पास है फेरी मैग्नेटिक। और फेरी मैग्नेटिक में भी परफेक्ट अलाइनमेंट है बट अनइक्वल। तो अनइक्वल मतलब होता है कि अगर 5 अप है तो 4 डाउन होंगे। देयर विल बी सम रिजल्टेंट बट दैट विल बी ए लेस रिजल्टेंट। तो मान लेते हैं कि 4 अलाइनमेंट अप है तो 3 अलाइनमेंट में डाउन कर देता हूं। ठीक है, इट विल हैव सम रिजल्टेंट बट दैट रिजल्टेंट विल बी लो, और स्टिल द डोमेन्स मस्ट बी अनपेयर्ड। डोमेन्स अनपेयर्ड होनी चाहिए। तो इन चारों केसेस में डोमेन्स अनपेयर्ड होगी, सिर्फ इसी केस में डोमेन्स पेयर होंगी। इसमें अलाइनमेंट रैंडम है, इसमें अलाइनमेंट परफेक्ट है और पैरेलल है। एक और वर्ड जोड़ देंगे यहाँ पे, पैरेलल परफेक्ट अलाइनमेंट। इसमें भी परफेक्ट है बट एंटी पैरेलल है, इसमें भी परफेक्ट है बट अनइक्वल पैरेलल है। समझे बातें वाली। एग्जांपल इसमें कौन सा होगा, एग्जांपल हमारे पास है Fe3O4। दिस इज
फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज आल्सो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये थी हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। तो इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, जहाँ तक ही था। कोई डाउट किसी को हो तो कमेंट में पूछ सकता है, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे सेकंड चैप्टर। बाय टू ऑल।